कहानी की शुरुआत समुद्र के बीच चल रहे एक बहुत बड़े क्रूज शिप से होती है जिसका नाम पोसाइडन होता है। आज 31 दिसंबर की रात है, इसलिए शिप पर न्यू ईयर पार्टी चल रही होती है। हर तरफ म्यूजिक, डांस और सेलिब्रेशन का माहौल है। लोग नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। इसी पार्टी एरिया में हमें डिलन दिखाई देता है जो कार्ड्स खेल रहा होता है। वो ज्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी बेटी जेनिफर और उसके बॉयफ्रेंड क्रिस्टियन के साथ पार्टी में मौजूद होता है। वहीं मैगी नाम की एक औरत अपने छोटे बेटे कॉनर के साथ शिप पर सफर कर रही होती है। कॉनर शिप को लेकर काफी एक्साइटेड होता है और हर चीज को ध्यान से देख रहा होता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन कंट्रोल रूम में अचानक कैप्टन को रडार पर समुद्र की तरफ से एक बड़ा मूवमेंट दिखाई देता है। पहले ऑफिसर्स को लगता है कि ये एक सामान्य लहर होगी, लेकिन जब कैप्टन दूरबीन से देखता है तो उसे एक बहुत बड़ी लहर सीधे शिप की ओर आती दिखाई देती है। कैप्टन तुरंत शिप को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतना बड़ा क्रूज शिप कुछ सेकंड्स में टर्न नहीं हो सकता। लहर तेजी से करीब आ रही होती है। कैप्टन तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजा देता है और अनाउंसमेंट कर देता है कि सभी लोग खुद को संभाल ले। अलार्म सुनते ही हर तरफ अफरात फरी मच जाती है। लोग अपने परिवार वालों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वो विशाल लहर शिप से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि पूरा शिप एक तरफ झुक जाता है। हॉल में रखी टेबल, कुर्सियां और बाकी सामान हवा में उड़ने लगते हैं। कई लोग दीवारों से टकराते हैं, कुछ पानी में गिर जाते हैं और कुछ धमाके की वजह से वहीं मारे जाते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा शिप पलट जाता है। कुछ देर बाद हॉल में बचे हुए लोग खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है तो कोई घायलों की मदद कर रहा होता है। तभी शिप का एक ऑफिसर वहां आता है और सभी को शांत रहने के लिए कहता है। वो बताता है कि शिप एक विशाल लहर से टकराकर पलट चुका है और बाहर जाने के सभी रास्ते अब पानी में डूब चुके हैं, इसलिए किसी को भी हॉल छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। वो ये भी बताता है कि टक्कर से पहले रेस्क्यू सिग्नल भेज दिया गया था। ज्यादातर लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन डिलन को उस पर भरोसा नहीं होता। वो पहले नेवी में रह चुका है। डिलन हॉल की दीवार पर लगे शिप के मैप को देखता है और समझ जाता है कि नीचे के सभी एग्जिट पानी में डूब चुके हैं। बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, ऊपर की तरफ जाना। क्योंकि शिप उलट चुका है, इसलिए अब ऊपर का हिस्सा असल में नीचे बन चुका है और वहीं से प्रोपेलर सेक्शन तक पहुंचा जा सकता है। डिलन चुपचाप कुछ जरूरी चीजें उठाता है और निकलने की तैयारी करने लगता है। तभी कॉनर उसे देख लेता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है। डिलन बताता है कि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। कॉनर कहता है कि ऑफिसर ने तो मना किया है, लेकिन डिलन जवाब देता है कि रास्ता हो सकता है, बस वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। इतने में मैगी वहाँ आ जाती है और कॉनर उसे सब बता देता है। मैगी डिलन से पूछती है कि क्या सच में कोई रास्ता है। तभी रॉबर्ट भी वहाँ आ जाता है। उसके साथ रिचर्ड नाम का एक आदमी होता है जो एक आर्किटेक्ट है और शिप के डिजाइन को समझता है। रिचर्ड भी डिलन की बात से सहमत हो जाता है। रॉबर्ट भी उनके साथ जाने का फैसला करता है क्योंकि उसकी बेटी जेनिफर शिप के किसी और हिस्से में फंसी हो सकती है। शुरुआत में डिलन किसी को साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि वो अकेले काम करता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि आखिरकार वो सभी को साथ आने देता है। अब उन्हें ऊपर जाने का रास्ता चाहिए होता है। रॉबर्ट शिप के वेटर वैलेंटाइन से पूछता है कि क्या क्रू एरिया से ऊपर जाने का कोई शॉर्टकट है। वैलेंटाइन पहले मना कर देता है क्योंकि ऑफिसर ने हॉल छोड़ने से मना किया था और रास्ता खतरनाक है, लेकिन जब रॉबर्ट उसे पैसे ऑफर करता है तो वो मान जाता है। अब डिलन, मैगी, कॉनर, रॉबर्ट, रिचर्ड और वैलेंटाइन हॉल छोड़कर आगे बढ़ते हैं। नीचे मौजूद बाकी लोग उन्हें जाते हुए देख लेते हैं। ऑफिसर बाकी लोगों से कहता है कि ये लोग गलती कर रहे हैं और गार्ड्स को दरवाजे बंद करने का आदेश देता है ताकि कोई और बाहर न जा सके। डिलन और उसकी टीम अब शिप के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में टूटा हुआ सामान, पानी और लाशें पड़ी होती है। शिप उलट जाने की वजह से सब कुछ अपनी जगह से हट चुका होता है। कुछ देर बाद वे लोग एलिवेटर एरिया में पहुंचते हैं जहां आगे का रास्ता टूट चुका होता है। सामने जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं बचा होता। तभी डिलन देखता है कि एक एलिवेटर ऊपर अटका हुआ है और उसका दरवाजा आधा खुला है। अगर वे उस तक पहुंच जाएं तो दूसरी तरफ जा सकते हैं। वे एक लंबी मेटल बेंच को पुल की तरह इस्तेमाल करते हैं। बेंच को दोनों किनारों के बीच फंसाया जाता है। डिलन सबसे पहले उस पर चलता हुआ आगे बढ़ता है और सामने पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी डिलन की नजर ऊपर अटके हुए एलिवेटर पर जाती है। वो रिचर्ड की मदद से ऊपर चढ़ता है और किसी तरह एलिवेटर तक पहुंच जाता है। फिर वो एक एक करके सभी को ऊपर खींचने लगता है। मैगी और कॉनर ऊपर आ जाते हैं। रॉबर्ट भी चढ़ जाता है। अब नीचे सिर्फ रिचर्ड और वैलेंटाइन बचे होते हैं। वैलेंटाइन रिचर्ड से कहता है कि वो पहले जाए, वो बाद में आएगा। रिचर्ड उसके कंधे पर चढ़कर ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी नीचे रखी मेटल बेंच खिसक जाती है। बेंच गिरते ही रिचर्ड और वैलेंटाइन दोनों लटक जाते हैं। डर के मारे वैलेंटाइन रिचर्ड का पैर पकड़ लेता है। ऊपर अटका एलिवेटर भी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। डिलन पूरी ताकत से रिचर्ड को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों का वजन ज्यादा होता है। मजबूरी में रिचर्ड वैलेंटाइन को खुद से अलग कर देता है और वैलेंटाइन नीचे गिर जाता है। डिलन और बाकी लोग तुरंत रिचर्ड को ऊपर खींच लेते हैं। उसी समय एलिवेटर नीचे गिरता है
और टकराते ही एक जोरदार धमाका होता है। आग तेजी से फैलने लगती है, लेकिन डिलन समय रहते एलिवेटर का दरवाजा बंद कर देता है और सबकी जान बच जाती है। अब सभी को समझ आ जाता है कि आगे का हर रास्ता बेहद खतरनाक होगा, लेकिन वापस जाना नामुमकिन है। वे लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ देर बाद शिप के डांस क्लब में पहुंचते हैं। वहीं रॉबर्ट को अपनी बेटी जेनिफर दिखाई देती है। वो तुरंत उसके पास भागा है। क्लब में उन्हें एलेना नाम की एक लड़की और उसके साथ लकी नाम का एक शराबी आदमी भी मिलता है। अब डिलन की टीम में मैगी, कॉनर, रॉबर्ट, रिचर्ड के साथ जेनिफर, क्रिस्टियन, एलेना और लकी भी शामिल हो जाते हैं। डिलन सभी को बताता है कि उन्हें जल्दी से प्रोपेलर एरिया तक पहुंचना होगा, क्योंकि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता वही है। सभी लोग उसके पीछे आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्हें रास्ता टूटा हुआ मिलता है। नीचे पूरा एरिया पानी से भरा होता है और दूसरी तरफ जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं बचा होता। सिर्फ एक टूटी हुई रेलिंग दूसरी तरफ तक जा रही होती है। डिलन समझ जाता है कि उन्हें उसी के सहारे पार करना होगा। सबसे पहले डिलन रेलिंग पर चढ़कर दूसरी तरफ पहुंचता है। उसके बाद क्रिस्टियन, जेनिफर और एलेना भी किसी तरह पार कर जाते हैं। मैगी और रॉबर्ट भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब कॉनर की बारी आती है। रॉबर्ट उसे समझाता है कि वो नीचे ना देखे और धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी लकी बीच में आ जाता है। उसे डर होता है कि कहीं बाकी लोग उसे पीछे छोड़कर ना चले जाए, इसलिए वो जिद करता है कि वो पहले जाएगा। डिलन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लकी किसी की नहीं सुनता। वो रेलिंग पर चढ़ जाता है। उसके हाथ में शराब की बोतल होती है। डिलन उसे बोतल छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। जब वो बीच में पहुंचता है, तभी उसके हाथ से बोतल नीचे गिर जाती है। वो एक पल के लिए नीचे देखने लगता है और तभी ऊपर से शिप का भारी इंजन पार्ट टूट कर गिरता है। लकी बच नहीं पाता। वो पार्ट सीधे उसके ऊपर गिरता है और रेलिंग भी टूट जाती है। इंजन गिरने से नीचे पानी में तेल फैल जाता है और एक चिंगारी की वजह से पानी की सतह पर आग लग जाती है। अब टीम दो हिस्सों में बंट जाती है। कुछ लोग दूसरी तरफ पहुंच चुके होते हैं, लेकिन रॉबर्ट, मैगी और कॉनर पीछे फंसे रहते हैं। तभी डिलन की नजर पास पड़े एक लंबे पाइप पर जाती है। वो पाइप के एक सिरे को लोहे की रॉड से बांधता है और बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। सब घबरा जाते हैं क्योंकि पानी की सतह पर आग जल रही होती है, लेकिन डिलन पानी के अंदर तैरता है क्योंकि आग सिर्फ ऊपर होती है। वो दूसरी तरफ पहुंचकर पाइप का दूसरा सिरा भी मजबूती से बांध देता है। अब पाइप दोनों तरफ के बीच एक रास्ता बन जाता है। डिलन इशारा करता है और रॉबर्ट कॉनर को अपने कंधे पर बैठाकर पाइप के सहारे आगे बढ़ता है। नीचे आग जल रही होती है, लेकिन वो किसी तरह कॉनर को लेकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। उसी दौरान पार्टी हॉल में रुके हुए लोग अभी भी रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा होता है। हॉल की बड़ी कांच की खिड़कियों में दरारें पड़ने लगती है। ऑफिसर लोगों को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन अब हालात उसके नियंत्रण से बाहर हो चुके होते हैं। कुछ ही सेकंड में कांच टूट जाता है और तेज दबाव के साथ पानी हॉल में घुस जाता है। लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे बंद होते हैं। देखते ही देखते पूरा हॉल पानी से भर जाता है और वहाँ मौजूद ज्यादातर लोग डूब जाते हैं। डिलन की टीम ऊपर से ये सब सुनती है और समझ जाती है कि अब कोई नहीं बचा। अब उनके पास रुकने का समय नहीं होता, क्योंकि जिस एरिया में वे हैं वहाँ भी पानी भरना शुरू हो चुका होता है। डिलन आगे का दरवाजा खोलकर रास्ता चेक करता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा थोड़ा खुलता है, बाहर से तेज दबाव में पानी अंदर आने लगता है। वो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। सामने का रास्ता पूरी तरह डूब चुका होता है। तभी रॉबर्ट को ऊपर एक वेंटिलेशन डक्ट दिखाई देता है। रास्ता बहुत छोटा होता है, लेकिन फिलहाल वही एकमात्र उम्मीद होती है। एक एक करके सभी लोग डक्ट के अंदर घुसते हैं। रॉबर्ट सबसे आगे होता है और डिलन सबसे पीछे, ताकि अगर कोई फंसे तो वो मदद कर सके। डक्ट के अंदर जगह बहुत कम होती है और सब मुश्किल से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर रॉबर्ट को ऊपर हल्की रोशनी दिखाई देती है। वो वहाँ पहुँचता है, लेकिन एग्जिट पर मेटल ग्रिल लगी होती है। वो उसे धक्का देता है, लेकिन ग्रिल नहीं खुलती। रॉबर्ट देखता है कि ग्रिल नट बोल्ट से बंद है और उसका हाथ अंदर तक नहीं पहुँच पा रहा। तभी कॉनर को आगे लाया जाता है, क्योंकि उसके हाथ छोटे होते हैं। रॉबर्ट उसे ऊपर की तरफ उठाता है। रॉबर्ट कॉनर से कहता है कि वो बोल्ट खोलने की कोशिश करे। कॉनर बोल्ट तक पहुँच जाता है, लेकिन उसे खोलने के लिए किसी पतली धातु की चीज की जरूरत होती है। तभी एलेना अपने गले से क्रॉस पेंडेंट निकालकर उसे दे देती है। कॉनर उस पेंडेंट की मदद से बोल्ट खोलने लगता है। इसी दौरान नीचे से पानी तेजी से डक्ट में भर रहा होता है। डिलन सबसे पीछे होता है, इसलिए सबसे पहले वही पानी में डूबने लगता है। वो अपना सिर ऊपर रखने की कोशिश करता है, लेकिन जगह बहुत कम होती है। कॉनर पहला बोल्ट खोल देता है और तुरंत दूसरे पर काम शुरू कर देता है। पानी अब डिलन के सिर तक पहुंच चुका होता है और वो कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह पानी में डूब जाता है। उसी समय कॉनर दूसरा बोल्ट भी खोल देता है। रॉबर्ट पूरी ताकत से ग्रिल को धक्का देता है और ग्रिल खुल जाती है। सभी लोग जल्दी जल्दी डक से बाहर निकलते हैं। आखिरी पल में डिलन भी बाहर आ जाता है। आगे उन्हें एक दरवाजा मिलता है, लेकिन वो दूसरी तरफ से बंद होता है। डिलन और क्रिस्टियन उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी ऊपर एक टैंक का हैच दिखाई देता है। डिलन उसे खोलता है और सभी को अंदर आने के लिए कहता है। अंदर पहुंचकर रिचर्ड बताता है कि ये शिप का स्टेबलाइजर टैंक है। टैंक में एक छोटा एग्जिट होता है, लेकिन
वो बंद होता है। डिलन कहता है कि जब ये टैंक पानी से भर जाएगा तो प्रेशर की वजह से सामने वाला वाल्व खुल सकता है, शायद वही उनका अगला रास्ता हो। तभी नीचे से पानी तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। अब सोचने का वक्त नहीं होता। डिलन और रॉबर्ट मिलकर वाल्व खोलते हैं और टैंक में तेजी से पानी भरने लगता है। सभी लोग गहरी सांस लेते हैं और खुद को संभालते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा टैंक पानी से भर जाता है और सब पानी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सामने वाला एग्जिट अभी भी नहीं खुलता। डिलन और रॉबर्ट पूरी ताकत से उसे धक्का देते हैं। कुछ सेकंड बाद प्रेशर बढ़ता है और आखिरकार एग्जिट खुल जाता है। पानी के तेज बहाव के साथ सभी लोग दूसरी तरफ खिंच जाते हैं। अब वे एक दूसरे टैंक में पहुंचते हैं जहां पहले से पानी भरा होता है। बाहर निकलने के लिए उन्हें पानी के अंदर तैरकर ऊपर जाना पड़ता है। डिलन रास्ता दिखाता है, लेकिन एलेना पीछे रह जाती है। उसके कपड़े एक तार में फंस जाते हैं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन और उलझ जाती है। रिचर्ड पीछे मुड़कर उसे देखता है और तुरंत उसकी तरफ तैरता है। एलेना घबराकर हाथ पैर मारने लगती है। तभी उसका सिर पास के नुकीले मेटल से टकरा जाता है। रिचर्ड किसी तरह उसे तार से छुड़ाकर ऊपर ले आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलेना सांस नहीं ले रही होती। क्रिस्टियन उसे देखते रह जाता है। बाकी लोग भी कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, लेकिन डिलन उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है। वे लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें सामने बहुत सारा मलबा गिरा हुआ मिलता है, जिससे रास्ता बंद हो जाता है। तभी उन्हें दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुनाई देती है। सबको लगता है कि शायद रेस्क्यू टीम आ गई है। वे जल्दी जल्दी मलबा हटाने लगते हैं, लेकिन रास्ता साफ होने पर पता चलता है कि वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि एक टेलीफोन से आ रही थी, जो उल्टा लटका हुआ होता है और उसमें रिकॉर्डेड मैसेज चल रहा होता है। ये देखकर सभी निराश हो जाते हैं। डिलन मैप चेक करता है और बताता है कि प्रोपेलर एरिया अब बहुत पास है। सभी लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ देर बाद प्रोपेलर सेक्शन के पास पहुंच जाते हैं। सामने का नजारा देखकर सब रुक जाते हैं। पूरा एरिया पानी से भरा होता है और बड़े बड़े प्रोपेलर भी पानी के अंदर डूबे होते हैं। डिलन कुछ देर तक रास्ता ढूंढता है, लेकिन कोई साफ रास्ता नजर नहीं आता। तभी रॉबर्ट उसके पास आकर कहता है कि उसने उन्हें यहाँ तक लाकर सही किया। अगर वे हॉल में रुकते तो अब तक मर चुके होते। अचानक शिप के निचले हिस्से में एक जोरदार धमाका होता है। पूरा शिप हिल जाता है और ऊपर से मलबा गिरने लगता है। इस धमाके से शिप का बैलेंस बदल जाता है और प्रोपेलर एरिया धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगता है। कुछ ही सेकंड में पानी हट जाता है और रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। डिलन तुरंत सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। वे लोग प्रोपेलर सेक्शन की तरफ जाते हैं, जहाँ सामने एक बड़ा दरवाजा होता है। रिचर्ड सबसे आगे जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से तेज हवा का दबाव आता है और दरवाजा जोर से रिचर्ड के चेहरे पर लगता है। वो पीछे गिर जाता है। रॉबर्ट और डिलन उसे चेक करते हैं। चोट गंभीर होती है, लेकिन डिलन किसी को रुकने नहीं देता, क्योंकि शिप अभी भी डूब रहा होता है। रॉबर्ट दरवाजे के अंदर रोशनी डालकर देखता है। सामने बड़े बड़े फैन घूम रहे होते हैं। शिप उल्टा होने की वजह से ये फैन बाहर की हवा अंदर खींच रहे होते हैं। क्रिस्टियन कहता है कि इन फैन को बंद करना होगा। डिलन मैप देखता है और बताता है कि फैन का कंट्रोल रूम नीचे है, जहाँ तक पहुँचने के लिए पानी के अंदर लंबा रास्ता तय करना होगा और जो भी जाएगा उसके वापस आने के चांस बहुत कम है। क्रिस्टियन आगे आकर कहता है कि वो जाएगा, क्योंकि वो जवान है और तेज तैर सकता है। जेनिफर उसे रोकती है। रॉबर्ट भी मना करता है, लेकिन रॉबर्ट समझ चुका होता है कि फैन बंद किए बिना कोई बाहर नहीं निकल सकता। अचानक बिना किसी को बताए रॉबर्ट खुद पानी में कूद जाता है। जेनिफर उसे पुकारती है, लेकिन तब तक रॉबर्ट कंट्रोल रूम की तरफ तैर चुका होता है। ऊपर बाकी सभी लोग उसका इंतजार करते हैं। इसी बीच मैगी को एहसास होता है कि कॉनर उसके पास नहीं है। वो घबरा जाती है और उसे ढूंढने लगती है। डिलन भी चारों तरफ देखने लगता है। तभी मैगी पानी के अंदर वो नीचे झांकती है और उसे कॉनर दिखाई देता है। कॉनर नीचे एक मेटल ग्रिल के पीछे फंसा होता है। मैगी बिना सोचे पानी में कूद जाती है। वो कॉनर तक पहुंचती है, लेकिन ग्रिल बंद होती है। वो उसे खींचने की कोशिश करती है, पर ग्रिल नहीं खुलती। कॉनर अंदर से हाथ मार रहा होता है और उसकी सांस टूटने लगती है। मैगी ऊपर आकर मदद के लिए चिल्लाती है। डिलन तुरंत पानी में कूदा है। वो नीचे जाकर ग्रिल चेक करता है। ग्रिल अटकी होती है, लेकिन पूरी तरह लॉक नहीं होती। डिलन जोर लगाकर उसे खोलने लगता है। मैगी भी नीचे जाती है और कॉनर को शांत रहने का इशारा देती है। कुछ सेकंड बाद डिलन ग्रिल खोल देता है और कॉनर को बाहर निकाल लेता है। तीनों ऊपर आते हैं। कॉनर तेजी से सांस लेता है और मैगी उसे पकड़ लेती है। डिलन भी खुद को संभालता है, लेकिन रॉबर्ट अभी तक पानी के अंदर ही होता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट कंट्रोल रूम तक पहुंच चुका होता है। वो फैन शटडाउन बटन ढूंढता है। उसे पैनल पर फैन कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन शटडाउन बटन टूटा हुआ होता है। अब उसकी सांस खत्म होने लगती है। वो पैनल पकड़कर खुद को संभालता है। ऊपर जेनिफर अभी भी अपने पिता का इंतजार कर रही होती है। डिलन फैंस की दिशा देखता है, लेकिन वे अभी भी घूम रहे होते हैं। इसका मतलब रॉबर्ट फैंस बंद नहीं कर पाया। कंट्रोल रूम में रॉबर्ट की हालत खराब हो रही होती है। तभी उसकी नजर पैनल पर दूसरे स्विच पर पड़ती है। ये फैन को रिवर्स करने वाला स्विच होता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि वो फैंस बंद नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें रिवर्स कर सकता है। वो अपनी बची हुई ताकत से स्विच दबा देता है। जैसे ही स्विच दबता है, फैंस की दिशा बदल जाती है। रॉबर्ट वही पानी में फंस जाता है और उसकी सांस खत्म हो जाती है। ऊपर खड़े डिलन और
बाकी लोगों को एयर प्रेशर में बदलाव महसूस होता है। पहले हवा अंदर आ रही थी, लेकिन अब बाहर की तरफ जा रही होती है। जेनिफर अपने पिता को आवाज लगाती है, लेकिन रॉबर्ट वापस नहीं आता। डिलन समझ जाता है कि रॉबर्ट ने उन्हें एक मौका दिया है। वो आसपास देखता है और उसे एक बड़ा गैस सिलेंडर दिखाई देता है। वो क्रिस्टियन को इशारा करता है। दोनों मिलकर सिलेंडर को फैन के पास खींचते हैं। डिलन कहता है कि अगर सिलेंडर फैन से टकराया तो ब्लास्ट से फैन रुक सकता है। सब लोग पीछे हट जाते हैं। फिर डिलन और क्रिस्टियन मिलकर सिलेंडर को फैन की तरफ धकेलते हैं। हवा के दबाव से सिलेंडर तेजी से आगे बढ़ता है और सीधे फैन ब्लेड से टकराता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ आग और धुआं फैल जाता है। सब लोग नीचे झुककर खुद को बचाते हैं। कुछ सेकंड बाद जब धुआं थोड़ा साफ होता है तो डिलन सामने देखता है। फैन रुक चुका होता है। अब बाहर निकलने का रास्ता खुल चुका होता है। डिलन तुरंत सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। मैगी कॉर्नर को लेकर आगे आती है। क्रिस्टियन जेनिफर को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर वहीं रुक जाती है। वो कहती है कि उसके पिता वापस आएंगे। क्रिस्टियन उसे समझाता है कि रॉबर्ट ने फैंस रिवर्स करके सबकी जान बचाई है। आखिरकार जेनिफर उसकी बात मान लेती है और उसके साथ आगे बढ़ती है। अब सभी लोग फैन वाले रास्ते से बाहर निकलते हैं। जहाज का बाहरी हिस्सा फिसलन भरा होता है और हर तरफ पानी गिर रहा होता है। बाहर गहरी रात होती है और समुद्र में तेज लहरें उठ रही होती है। डिलन सबसे पहले पानी में कूदा है। क्रिस्टियन पहले जेनिफर को कूदने में मदद करता है, फिर खुद कूदा है। अब सभी लोग पानी में होते हैं। पोसीडन जहाज उनके पीछे झुक रहा होता है। कुछ दूर उन्हें एक छोटी लाइफ बोट दिखाई देती है। डिलन सबसे पहले बोट तक पहुंचता है। वो कॉर्नर और मैगी को ऊपर चढ़ाता है। अब सभी लोग बोट में होते हैं, लेकिन पोसीडन अभी भी बहुत पास होता है। अगर जहाज वही गिरता तो बोट पलट सकती थी। डिलन और क्रिस्टियन पैडल उठाते हैं। मैगी भी मदद करती है। वे पूरी ताकत से बोट को जहाज से दूर ले जाने लगते हैं। कुछ देर बाद बोट काफी दूर निकल जाती है। तभी पोसीडन का पूरा स्ट्रक्चर पानी में डूबने लगता है। पहले उसका अगला हिस्सा डूबता है, फिर धीरे धीरे पूरा जहाज समुद्र के अंदर चला जाता है। बोट में बैठे सभी लोग ये दृश्य देखते रहते हैं। अब चारों तरफ सिर्फ समुद्र होता है। गहरी रात होती है और रेस्क्यू टीम अभी तक दिखाई नहीं देती। कुछ देर बाद दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता। तभी डिलन को फ्लेयर गन याद आती है। वो फ्लेयर गन निकालता है और आसमान की तरफ फायर करता है। फ्लेयर की तेज रोशनी अंधेरे में फैल जाती है। हेलीकॉप्टर वाले इस रोशनी को देख लेते हैं और बोट की तरफ मुड़ जाते हैं। कुछ ही देर में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनके ऊपर पहुंच जाता है। इसी के साथ पोसीडन की कहानी समाप्त होती है।